हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था एम्पियर के परिपथीय नियम के उपयोग। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे एम्पियर के परिपथीय नियम के क्या क्या उपयोग हैं। एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। एक लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो पिछले डेरिवेशन में हम लोग परिनालिका को समझे थे। वो परिनालिका कुछ ऐसे थी विद्युत रोधी पदार्थों की, जिस पर कुछ ऐसे विद्युत रोधी तार लपेटे गए थे। इसको हमने कहा था सोलेनॉइड यानी परिनालिका। आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी टोरॉइड क्या होता है। जैसे ये धारावाही परिनालिका थी, अगर इसी धारावाही परिनालिका को हम एक वृत्त का शेप दे दें, इसको ऐसे एक शेप में बना दें जैसे ये बना है, तो इसको हम टोरॉइड कहते हैं। और इस टोरॉइड में जो धारा बहती है, मान लेते हैं आई धारा बह रही है, वो ऐसे बह रही है। इस टोरॉइड में ऐसे धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। ये एक क्या है, टोरॉइड है, जिसमें धारा क्या बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस टोरॉइड के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले टोरॉइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को निकालने के लिए एक टोरॉइड लेते हैं और उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। इस टोरॉइड, जो आपका टोरॉइड बना है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो-सेवर्ट के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर बायो-सेवर्ट के नियम से इसका हम मान ज्ञात करें तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा, और एम्पियर के परिपथीय नियम से हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से जो BDL इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि किसी एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो किसी परिपथ के सीमा के अनुदेश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, वो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली नेट धारा, इसको कहेंगे नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो अगर इस टोरॉइड की, सबसे पहले हम इस टोरॉइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। अब सबसे पहले जान लीजिए क्रोड होता क्या है। पहले मैं लिख रहा हूं, टोरॉइड की क्रोड पर, टोरॉइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र। अब टोरॉइड की क्रोड क्या होती है, देखिए जो ये टोरॉइड के ऐसे वाले घूमे हुए जो इसके तार हैं, ये मान लीजिए ऐसे इसको घुमाया, ऐसे इसको बनाया गया है घुमा के, तो इसमें मान लेते हैं धारा कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है बी। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कुछ ऐसे होगी बी। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम इसको समझ सकते हैं। अब जरा इसके क्रोड की बात करें तो इसके क्रोड जो हैं, ये जो पेरे लगाए गए हैं, इसका जो मध्य बिंदु है, ये जो इसके मध्य बिंदु है, इसी को हम क्रोड कहते हैं। ये इसके क्रोड कहलाते हैं। तो इसके क्रोड पर अब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम मानेंगे कि मान लीजिए यहां एक बिंदु O है और इससे
r मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु P हम ले लेते हैं स्थित है, और यही इसकी क्रोड है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं, dl, मान लेते हैं dl है। अब हम एम्पियर का परिपथीय नियम जो कि कहता है बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, तो एक बंद परिपथ को मिल करेंगे तो इसको तोड़ों को मिला देंगे। ये इसकी क्रोड को हमने मिला दिया। अब ये इसकी क्रोड के अंदर एक बंद परिपथ का निर्माण हो गया जिस पर ये dl है, यहां पे ये dl है। अब इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, इधर होगी, b की दिशा, अभी हमने बताया। तो टोराइड की क्रोड पर लिखते हैं, माना टोराइड की क्रोड पर, टोराइड की क्रोड पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर, या टोराइड की क्रोड पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी टोराइड की केंद्र, टोराइड की केंद्र O से दूरी r है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हम जानते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि CBdl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा, थीटा क्या है, B और DL के बीच का कोण है, और देखिए B और DL के बीच का जो कोण बन रहा है लगभग 0 अंश का कोण है, तो यहां लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0, और cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, BDL इज इक्वल टू, अब B बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, DL का मतलब ये वृत्त की परिधि, तो परिधि को कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं B C इंटू DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि। अब मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई में n फेरे हैं, मानते हैं, माना इसको कोई समीकरण दे दीजिए, समीकरण नंबर 2, माना इसकी एकांक लंबाई में, इसकी एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो इसकी एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, या इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ऐसे लिखना चाहिए था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू n। तो 2 पाई r में फेरों की संख्या कितनी होगी, परिधि 2 पाई r लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पाई r इंटू n। मान लेते हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जो कुल धारा पर प्रवाहित हो रही है, कुल धारा, कुल नेट धारा, कुल नेट धारा कितनी है, I है, तो 2 पाई r n में प्रवाहित धारा, 2 पाई r n में प्रवाहित नेट धारा, नेट धारा कितनी हो जाएगी, 2 पाई r n I, ये कुल नेट धारा का मान आ जाएगा, 2 पाई r n इंटू I। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो नेट धारा का मान आ गया, 2 पाई r n इंटू I। अब इस समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 के मान 1 में रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं समीकरण
2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 के मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो यहां ध्यान दीजिए, बीडीएल का मान कितना आया है, बीडीएल का मान कितना निकल के आया है, b इंटू 2πr। अगर आप ध्यान दें तो यहां अगर हम एक लाइन और लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं b इंटू 2πr, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख रहे हैं, देखिए लिख देंगे b इंटू 2πr और इजिकल टू m, सॉरी म्यू नॉट, और आई नेट का मान कितना आया है, 2πr इंटू आई नेट का मान कितना आया है, 2πr इंटू n इंटू आई। यही तो आई नेट है, ये नेट धारा आई है। तो अब आप देखिए 2πr से 2πr कट गया तो b बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। तो ये किसी टोराइड की प्रोड पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया b बराबर म्यू नॉट एन आई। अब यहां अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को अगर देखें तो म्यू नॉट पे तो निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि चुंबक की चुंबकनशीलता है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो n पे निर्भर करेगा, अर्थात ये अगर जितने आप फेरे लगाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी चीज किस पर निर्भर करेगा, आई पर निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यानी हम तो जानते हैं भाई किसी चालक में अगर विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो इसको चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी उतनी ही मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हम धारावाही टोराइड के कारण इसकी क्रोड पर, हमने लिखा है हेडिंग कि धारावाही टोराइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, b बराबर म्यू नॉट n इंटू आई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इस टोराइड की क्रोड के भीतर हेडिंग डालेंगे, टोराइड के क्रोड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय, तो ये मान लेते हैं जो बिंदु P था, अब ये बिंदु P इस टोराइड के भीतर यहां कहीं किसी बिंदु पे स्थित है। ये ध्यान दीजिए, बिंदु P यहां कहीं स्थित है। तो फिर हमें एम्पियर के परिपथीय नियम से, चूंकि हम जानते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम वो कहता है कि परिपथीय नियम से वो कहता है CVDL इजिकल टू म्यू नॉट आई नेट धारा, ये नेट धारा होगी, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस पर अगर हमें एम्पियर का नियम लगाना है तो हमें एक बंद पास की कल्पना करनी पड़ेगी, एक बंद परिपथ। तो इसके चारों तरफ हम एक बंद परिपथ बनाते हैं ओके, और यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं r डैश है, ये r थी स्मॉल r, इसको स्मॉल r डैश मान लेते हैं। अब इस बिंदु P पर हम एक छोटा सा फिर अवयव लेंगे, इसको मान लेते हैं क्या, dl। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो आप देख रहे हैं इसकी क्रोड के भीतर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। भाई देखिए, इसके क्रोड के भीतर कहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो शून्य हो गया। तो यानी हम लिख सकते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र का मान तो वैसे शून्य हो गया तो आई नेट धारा भी शून्य है। तो हम लिखेंगे कि
टोराइड के प्रोड के भीतर किसी बिंदु P पर कुल नेट धारा का मान शून्य है, अतः I नेट इजिकल टू 0। तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, B इंटू DL इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0, यानी पूरा B बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि टोराइड की क्रोड के भीतर लिखना था, लेकिन चलिए ठीक है, टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है। अब इसके बाद हम कहां निकालेंगे, टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं टोराइड के बाहर, तो देखिए मिट गया, फिर से ही बना लेते हैं इसको, और ये आपका वृत्त ऐसे। अब इस टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर, तो टोराइड के बाहर लिखेंगे टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं इसके बाहर कोई बिंदु, यहां पे ऐसे P बिंदु है, और यहां से इसकी दूरी जो है मान लेते हैं वो कैपिटल R है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम जानते हैं CBDL इजिकल टू म्यू नॉट I नेट। तो इस पर भी एक हम कल्पना करेंगे, ऐसे एक बंद पास की कल्पना करेंगे। अब यहां भी, इसमें भी देखेंगे, देखेंगे बिंदु P पर एक छोटा सा घटक DL लेंगे, मान लेते हैं DL है। बिंदु P पर प्रवाहित होने वाली नेट धारा I शून्य है, I नेट शून्य है, अतः BDL इजिकल टू म्यू नॉट इंटू 0। तो कितना आ गया, डायरेक्ट B बराबर 0। तो फिर लिखेंगे स्पष्ट है कि टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो हमने टोराइड के भीतर, टोराइड के बाहर, टोराइड की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र के मान निकाले। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये उसी प्रकार से है जैसे हमने एक समान रूप से आवेशित किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। वलय के केंद्र पर, वलय के बाहरी पृष्ठ पर
और वलय के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान निकाला था, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में हमने टोराइड के एक बार कोरोड पर, एक बार इसके भीतर, इसके बाद एक बार इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो हमने क्या देखा कि टोराइड के जो कोरोड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो आया B बराबर म्यू नॉट NI, और टोराइड के बाहर यानी जो B का मान था वो N पे निर्भर कर रहा था, पेरों की संख्या पे और विद्युत धारा पे, और जो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है वो भी शून्य है, टोराइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी शून्य है। तो मुझे लगता है आज का यह लेक्चर आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।